एवरीवन, मैं श्रीराम चांडक आप सबका स्वागत करता हूँ इस रियल एस्टेट मार्केटिंग के वेबिनार में। बेसिकली आज हम चर्चा करेंगे कि रियल एस्टेट में आप कंसल्टेंसी कैसे शुरू कर सकते हो, कैसे आप एक कंसल्टेंट बन सकते हो, ब्रोकर बन सकते हो, रियल्टर बन सकते हो, ट्रेडर बन सकते हो। रियल एस्टेट ये ऐसा सेगमेंट है कि इसमें कोई भी पर्सन विद राइट नॉलेज, स्किल सेट, माइंड सेट से इसमें एंट्री कर सकते हैं। एंड आप इसको अच्छा इसमें आप इनकम बना सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ये बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग सेक्टर है और ये एवर ग्रोइंग सेक्टर है। रियल एस्टेट इतना वाइड फील्ड है कि आप अगर एग्रीकल्चर लैंड में आप डील कर रहे हो, प्रॉपर्टीज में कर रहे हो, रेसिडेंशियल में कर रहे हो, कमर्शियल में कर रहे हो, तो रियल एस्टेट ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। एंड इसमें आपको अगर एक सही मार्गदर्शन मिले, अगर इसमें सही तरीके से आप कर रहे हो, स्ट्रैटेजी के साथ कर रहे हो, तो इसमें बहुत अच्छा आप ऐसे इसमें इनकम कर सकते हो। इसमें जरूरत है कि आप ऑनेस्टी से काम करो, आप अच्छे कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से करो, आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज अच्छा हो, आपको वास्तु का नॉलेज हो, आपको लीड्स कैसे आने चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो उसका नॉलेज हो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट है कि जिसमें आपको इसमें जिसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। रियल एस्टेट में ऐसा पहले पहले ऐसा ट्रेंड होता था, कोई भी आके रियल एस्टेट में एंट्री करता था कि फिर वो आपके बगल का चाय टपरी वाला हो या पान वाला हो, कोई भी रिक्शा वाला हो, सब लोग बता दे कि चलो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। बट अल्टीमेटली ये लोग डील नहीं कर पाते, इनको क्लोज नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए कुछ स्किल सेट की जरूरत है, उसके लिए कुछ माइंड सेट की जरूरत है। एंड आपको लीगल टेक्निकल सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम आपको इसमें इसमें आप प्रोफेशनली कैसे काम कर सकते हो रियल एस्टेट में, ये आज हम आपको इस वेबिनार में गाइड करेंगे। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स है, तो आपको कौन से सेगमेंट में आइडेंटिफाई करना चाहिए ये भी हम बताएंगे। एंड एंड में आपके मन में जो भी सवाल है रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, वो सारे सवालों के जवाब भी हम क्लियर करेंगे। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका स्वागत करता हूँ उद्योग वर्धिनी की ओर से। आप लोग कहाँ से जुड़े हो, आप एक बार चैट बॉक्स पे प्लीज शेयर कीजिए। आई कैन सी कि रफली 50 लोग अभी जुड़े हुए हैं। और भी बहुत लोग जुड़ेंगे, बट आप लोग कहाँ से हो, चैट बॉक्स पे एक बार क्विकली आपके बारे में इंट्रोडक्शन डाल दीजिए। एंड मैं आपको मीन टाइम उद्योग वर्धिनी के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो उद्योग वर्धिनी की ओर से आज का इस वेबिनार का ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड उद्योग वर्धिनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हम काम करते हैं। सो 1995 से हमने आज तक 68,000 से ज्यादा उद्योजकों को गढ़ा है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप में हम अलग अलग इंडस्ट्री वाइज प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं कि जहाँ पे प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। तो ये रियल एस्टेट ये एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे बहुत अच्छा आपको एक अर्निंग हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, एंड आप इसमें करियर कर सकते हो। तो ये सेगमेंट में हम आज इस वेबिनार हमने ऑर्गेनाइज किया है। एंड ये प्रोग्राम में आज तक हमने 6,000 से ज्यादा प्रोफेशनल कंसल्टेंट, रियल्टर्स खड़े किए कि जो आज बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ उद्योग वर्धिनी की ओर से। आप बहुत अलग अलग ज्योग्राफी से आज लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का वेलकम करता हूँ। मुंबई, इंदौर, नवी मुंबई, ग्वालियर, पुणे, सोलापुर, इंदौर, नासिक, फिर मुंबई, नासिक, हरियाणा से कोई जुड़ा है, कोई नागपुर से है, वर्ली से है, सूरत से है, सोलापुर से है, धुले से है, इंदौर से है। वाह, सो इट्स अ ग्रेट ऑडियंस। आप सभी लोग इतने अलग अलग ज्योग्राफी से जुड़े हो। एंड आई एम श्योर कि आप सभी ज्योग्राफीज में रियल एस्टेट ये बहुत बड़ा ग्रो कर रहा है आज। और ऐसा सेगमेंट है कि वो हमेशा से वो सेगमेंट बढ़ते जा रहा है। तो आप इस सेगमेंट में कैसे आ सकते हो, ये आज हम आपको गाइड करेंगे। आज हमें गाइड कर रहे हैं इस वेबिनार में राज जगताप सर, जो पुणे से है, जो प्रॉपर्टी गुरु इसके फाउंडर है। और बेसिकली सर को लास्ट 19 साल का एक्सपीरियंस है। एंड सर ने आज तक 250 से ज्यादा डील्स किए, हाई टिकट डील्स क्लोज किए हैं रियल एस्टेट सेगमेंट में। एंड बेसिकली सर एक मेंटोर भी है, कोच भी है। एरेरा में सर का एक्सपर्टीज है, बट एट द सेम टाइम रियल एस्टेट में आप बिजनेस कैसा शुरू कर सके हो, आप कौन सा नीश में आपने काम करना चाहिए, बिजनेस फंडामेंटल्स क्या होते हैं, आपका पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजों में सर गाइडेंस करते हैं। सर के अंडर काफी बड़ा टीम भी है उनके इस रियल एस्टेट बिजनेस में। बट सर को इस सब चीजों में गाइडेंस देने का बहुत मतलब उनको पसंद है सभी लोगों को गाइड करे और भी नए कंसल्टेंट इस इंडस्ट्री में लाए। तो इस पर्पज से सर इस प्रोग्राम में आप सभी को गाइड करेंगे। सो विद दिस शॉर्ट इंट्रो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का। एंड मैं राज सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें सबको गाइड कीजिए। ओवर टू यू राज सर।
नमस्ते सभी को। अ, मैं चाहता हूँ मेरी स्लाइड्स है ना शेयर्स करने की अथॉरिटी मिले मेरे को। हाँ, यस सर। यस सर। हाँ, I got you. तो सभी का स्वागत है इस आज के वेबिनार में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं रियल एस्टेट सब्जेक्ट के बारे में कि आप नया बिजनेस रियल एस्टेट में कैसे चालू कर सकते हैं। दोस्तों, एक बच्चा था, गुरुकुल में पढ़ता था। और वो बच्चा जो था ना, उसको एक पत्थर मिलता है। थोड़ा चमकीला पत्थर होता है, तो वो लेके अपने गुरु के पास आता है और गुरुजी को बताता है, गुरुजी मुझे ये पत्थर मिला है। तो गुरुजी बोलते हैं बाजार जाओ और सब्जी वाले से इसकी क्या कीमत है वो पूछ के आओ। तो वो बच्चा जाता है और सब्जी वाले से मिलता है, उसको कीमत पूछता है। तो सब्जी वाला बोलता है इसकी कीमत मैं 10 रुपया दूंगा, और आपको चाहिए तो वो 10 रुपये के बदले में आप सब्जी लेके मेरे से जा सकते हो। वो वापस अपने गुरुजी के पास आता है और बात बताता है। तो गुरुजी बोलते हैं अभी एक काम करो, एक बनिया की दुकान में जाओ और पूछो। तो वो बनिया की दुकान में जाता है। बनिया की दुकान में जाने के बाद जब प्राइस पूछती है बनिया उसको बोलता है मैं आपको 100 रुपए का अनाज इसके बदले में दे दूंगा। बच्चा फिर आता है, गुरुजी से बात करता है। तो अब गुरुजी उसको बोलते हैं अपने यहाँ ज्वेलरी शॉप होगा कोई गांव में, उसके पास कीमत पूछ के आओ। तो जब वो ज्वेलरी शॉप में जाके कीमत पूछता है, तो वो ज्वेलरी वाला वो पत्थर को देखता है, थोड़ा चमकीला अच्छा पत्थर लगता है, तो बोलता है इसका मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा ये पत्थर का, अगर आप मुझे देते हो तो। बच्चा फिर से अपने गुरुजी के पास आता है। तो गुरुजी बोलते हैं अपने गांव के बाजू में एक शहर है, आप शहर जाइए किसी को साथ में लेके। वहां पे एक बड़ा दुकान है जिसमें महंगे पत्थर मिलते हैं, तो आप वहां दिखाइए। और जब वो वहां जाता है, तो वहां पे उनको इस पत्थर की कीमत, जो दुकान वाला रहता है वहां का, वो 1 लाख रुपया देने को राजी हो जाता है। फिर बच्चा आता है और अपने गुरुजी से बात करता है। तो दोस्तों, कहने की बात यह है, पत्थर वही है, आप वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है इसके ऊपर से उसकी वैल्यू होती है। मेरा ये कहना है कि हम लोग जहाँ भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को आंकते हैं। लेकिन अगर इसको तराशा जाए, इसके ऊपर मेहनत की जाए, कुछ काम किया जाए, तो हर आदमी बड़ा बन सकता है। ये इसके पीछे मेरा कहना है। तो दोस्तों, ये कुछ पेपर कटिंग्स है जिसमें आप देख सकते हो कि 42 लाख का चीटिंग एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हुआ है। एक ही घर 2 बार बेचा गया है। अभी की बात है, ये 29 जून का कटिंग है। तो एक ही बिल्डर ने 2 बार फ्लैट बेचा और दोनों बार खुद पैसा रखा है उसका। दूसरा, अपने सेक्टर में अभी जो चैलेंज है रियल एस्टेट में कि लोग आते हैं, पैसा लेते हैं, उसका पेपर नहीं किया। अभी ये 17 लाख उसने दिया है सामने वाले को, लेकिन उसका पेपर नहीं किया है। तो ये एक केस बनी है। अपने सेक्टर में अगर चैलेंजेस पता करेंगे तो बायर के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो राइजिंग प्राइस एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि रोज प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ते रहती है। 5 साल में करीब करीब 1.5 गुना दुगना हो जाती है कीमत। फिर जब आदमी लोन के लिए निकलता है तो उसका लोन नहीं हो पाता है। कभी किसी को प्रॉपर्टी लेनी होती है, वो एक उसकी मनपसंद जगह होती है, यहाँ पे मुझे लेनी है। लेकिन दोस्तों, उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि उसका बजट नहीं होता है। फिर जब लीगैलिटी की बात आती है, लीगल मालूमात की बात रहती है, तो बहुत सारे टाइम पे हम लोग देखते हैं कि लोगों को नॉलेज नहीं होता है। वो जैसा रियल एस्टेट कंसल्टेंट या वकील बोलता है, उस तरीके से वो काम करते हैं। बिल्डर लोगों के पास जब वो काम घर लेता है, तो साइज में फर्क होता है बहुत सारे टाइम पे। फिर एम्यूनिटीज होती है, वो कुछ बताई जाती है, कुछ होती है पेपर में, कभी कभी गलतियां निकलती है। और पोजीशन मिलने में डिले होता है। बैंकर्स कभी बोलते हैं 50 लाख रुपए का लोन हो जाएगा, और हाथ में जब 45 लाख रुपए आता है, तो जो फर्स्ट टाइम घर खरीदने वाला इंसान होता है, उसको जो तकलीफ आती है, उसके बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो बहुत तकलीफ होती है उस वक्त के, जब का सारा बजट टूट जाता है नया घर खरीदने वाले का। अगर एजेंट के बारे में बात करें तो कई टाइम लोग बताते हैं कि एजेंट को नॉलेज नहीं था, उसके वजह से हमको तकलीफ हुई। एजेंट की इंटीग्रिटी पे सवाल बहुत सारे टाइम पे उठते हैं।
कई एजेंट हम लोग देखते हैं कि सिर्फ कमीशन मिलेगा इसलिए काम करते हैं, वो अपने बिजनेस में लॉयल नहीं होते। ये सारी तकलीफ बायर को आती है घर खरीदते वक्त। उसके बाद में रीसेलर अगर कोई 10 साल 15 साल बाद घर निकाल बेचने को निकालता है, तो बहुत सारे टाइम पे उसके अधूरे पेपर मिलते हैं उसको। अभी गवर्नमेंट ने नया चीज लाया है, कन्वेंस डीड हर घर का होना चाहिए, हर बिल्डिंग का होना चाहिए। अगर वो कन्वेंस डीड नहीं है तो तकलीफ ये आती है कि वो घर नहीं बेच पाता है, या उसको कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर लाना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर कोई घर बेचना चाहता है तो उसको कई टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का लॉस उठाना पड़ता है, जो कमीशन दिया होता है उसका नुकसान होता है। क्योंकि कोई भी घर आप जब खरीदते हो तो उसके पीछे कुछ स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन लगता है, जो कि करीब करीब प्रॉपर्टी के 10 से 12% का वैल्यू रहता है। तो उतना बढ़ने के लिए 2 से 3 साल का समय लगता है प्रॉपर्टी को। और कुछ लोग होते हैं जो घर ले लेते हैं, उसमें इंटीरियर करते हैं, लेकिन जब बेचने निकलते हैं तो बेसिक वैल्यू ही उनको मिल पाती है, इंटीरियर का प्राइस बहुत मुश्किल से कभी कभी मिलता है। उसके बाद में रेरा के बारे में हम लोग अगर देखते हैं तो रेरा के कुछ अपने रूल्स है। ये हमको भी पता होनी चाहिए सभी लोगों को, कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर उसके ऊपर रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, उसकी एडवर्टाइज तक नहीं कर सकते। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि किसी बिल्डिंग में 8 से कम घर है तो वो प्रॉपर्टी रेरा रजिस्ट्रेशन में नहीं आती। और कोई प्लॉट है जो 5,000 स्क्वेयर फीट से छोटा है तो वो रेरा में नहीं आता है। इसके अलावा हर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। और रेरा जो है वो खास करके जो अभी तक तकलीफें थी कई सालों से होम बायर्स के लिए, उनके लिए ये रेरा बना हुआ है। साथ में दोस्तों हम लोग कोर्ट की अगर बात करें तो कई केसेस पेंडिंग है, प्रॉपर्टीज के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे टाइम पास होता है और तारीख पे तारीख मिलती है सब लोगों को। ये एक बड़े चैलेंज है प्रॉपर्टी सेक्टर में। उसके अलावा इकोनॉमी की जो वोलेटिलिटी रहती है, जो शेयर मार्केट में चढ़ उतार होते हैं, उसके ऊपर भी कई बार प्रॉपर्टी के प्राइसेस कम ज्यादा होते रहते हैं। अभी मैंने रेरा के बारे में बताया, लीगल कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके वजह से रेट कम ज्यादा हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी कई बार रहती है और इनोवेशन रहता है। जैसे इससे पहले हम लोग देखते थे 10-15 साल पहले 7-8 साल की भी मंजिला बिल्डिंग है तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 7-8 में फ्लोर की बिल्डिंग है तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन अभी 100 माले की बिल्डिंग बनती है। तो ये भी चीज है जो चैलेंज में आती है। अगर खरीदार के हिसाब से सोचे तो राइजिंग कॉस्ट है, एफोर्डेबिलिटी है कि कोई घर लेना चाहता है लेकिन वो एफोर्डेबल नहीं हो पाता उसको। और लोगों के कंसर्न बदल चुके हैं घर के बारे में, अभी वो प्रेफरेंसेस बदली हुई है। पहले सिंगल बिल्डिंग में लोग 2 BHK मिल जाता था तो बहुत खुश रहते थे, समाधान में रहते थे। लेकिन आज की तारीख में लोगों को घर के अंदर स्विमिंग पूल चाहिए, बच्चों को खेलने का गार्डन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। तो ये एक चैलेंज है जिसकी वजह से हमारे लिए द्वार खुलते हैं इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। दोस्तों एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है हमारे, हमने कभी नहीं देखा होगा कि कहीं पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए अच्छी सी रखाव की जगह है, गोडाउन है जहाँ पे ठंडी हवा और वो सारी चीजें उसको मिलेगी। एक और चैलेंज मैंने देखा था कोविड के टाइम में 2021-22 में, पुणे में वाघोली करके एरिया है, वहां पे 8,000 के आसपास के फ्लैट खाली पड़े थे, वैकेंट पड़े थे, जो कि रेडी थे। तो ये जब रेडी प्रॉपर्टी होती है तो बिल्डर को बर्डन हो जाती है। उसका वजह ये रहता है कि रेडी प्रॉपर्टी ओसी होने के बाद उसके ऊपर टैक्सेस चालू हो जाते हैं। अगर कोई आधे लोग रहने को आए हैं तो मेंटेनेंस चालू हो जाता है, भले आपका फ्लैट बंद है लेकिन मेंटेनेंस तो देना पड़ता है। तो ये सारी बातें होती रहती है। और ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से कभी कभी कंपटीशन लगता है इस क्षेत्र में। वैसे ही हाउसिंग वेयर हाउसिंग का जो मैटर है वो ऐसा है कि कई बड़े प्रोडक्ट है, कार जैसे प्रोडक्ट है, बड़े बड़े इंजन होते हैं, उनको रास्ते पे छोड़ देते हैं लोग, क्योंकि इनके लिए रखने की जगह नहीं होती है और इसके इस वजह से नुकसान भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा है कि आप चाहेंगे तो इसमें बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। एक सीधी बात मैं आपसे करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कटिंग में बताया गया कि हर साल घर की कीमत एवरेज 10% बढ़ती है। आप अगर एफडी को देखेंगे इसके कंपैरिजन में तो आज मार्केट में जो एफडी है वो 5.5 6 6.5% पे खत्म हो जाती है। तो आप करीब करीब 1.5 गुना 2 गुना इंटरेस्ट रियल इस्टेट में कमा सकते हैं।
रियल इस्टेट में और एक इसके साथ में आपको प्रॉफिट मिलता है, वो होता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लिया है तो उसके पीछे आपको रेंट भी मिलेगा। दोस्तों ये 2-3 दिन पुराना कटिंग है, जिसमें ये टाइम्स नाउ का कटिंग है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले 2 साल में 15 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होने वाला है इंडिया में। तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से यहाँ पे बूम आ सकता है। और वैसे भी किसी भी देश की इकोनॉमी देखेंगे, एवरेज पहले 3 इकोनॉमी में जो हमारी इकोनॉमी है, रियल इस्टेट है, वो आती है। तो अगर देश में इतना पैसा आने वाला है, 15 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है, काम मिलने वाला है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी। तो इसमें किसके किसके लिए बेनिफिट है वो हम लोग समझेंगे। पहला तो मटेरियल है जो बेचते हैं लोग, जैसे सीमेंट, सैंड, कंस्ट्रक्शन, प्लाईवुड हुआ, स्टील हुआ, इन लोगों को यहाँ पे बिजनेस मिलेगा। फिर जिनके पास आज के लिए टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट है, उनके लिए यहाँ पे बहुत सारा काम है। आप देखते हैं हाई राइज बिल्डिंग ऊपर से बांधना रहता है, नीचे से कोई उठाते नहीं जैसे पहले बिल्डिंग चलती थी। उसके बाद में लेबर मैनेजमेंट का काम बहुत बड़ा है आज रियल एस्टेट सेक्टर में। आप कहीं भी जाओगे तो आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन के वक्त तो पड़ती है, बाद में उसके रख रखाव में हाउसकीपिंग के लिए भी जरूरत पड़ती है। और आज हम लोग खास करके बात करने वाले हो रियल एस्टेट में मार्केटिंग और सेलिंग क्षेत्र के लिए। तो हम लोग मार्केटिंग से पहले थोड़ा लॉ के बारे में समझ लेते हैं। रियल एस्टेट में कभी भी आप काम करो तो सबसे पहले उसके लॉज आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, बेचनी चाहिए, उसका क्या उसूल होता है, किस तरीके से उसके ऊपर काम होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होती है, इन सारी बातों पे आपको ध्यान रखे काम करना पड़ेगा। लिटिगेशन भी होते हैं कई टाइम प्रॉपर्टी, और वो जानबूझकर भी क्रिएट किए हुए हम लोग ने देखी है कई बार। तो इसके ऊपर भी हम लोग सीख सकते हैं ये आने वाले हमारे सेशन में। वास्तु के ऊपर हमारे साथ एक दीपक सर है, जो कि चौथे पीढ़ी के वास्तु तज्ञ हैं। वो हमारे साथ काम करेंगे, वो आपको सिखाएंगे कोई दिशा है तो उसके ऊपर कैसे काम होता है, वो दिशा क्या बेनिफिट देती है, अगर उसको रेमेडीज करनी है तो क्या रेमेडीज होती है जो आपको बेनिफिट करेगी या आपका लॉस नुकसान कम कर सकती है, ऐसी बारे सारी बातें हैं। दोस्तों इस ट्रेनिंग में हम लोग रेरा के ऊपर भी बात करेंगे। 2 से 3 दिन की रेरा की ट्रेनिंग होगी, जिसमें हम लोग रेरा क्यों आया, कब आया, किसने लाया है इस रेरा को, किसके लिए लाया है, और अभी इसकी पोजीशन क्या है और इसके लॉ क्या क्या है, ये सारी चीजों पे हम लोग प्रकाश डालने वाले हैं। जब आप इस बिजनेस में आएंगे तो मार्केटिंग से पहले आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो इसको आप सेल करने वाले हो, तभी आप उसके ऊपर एडवर्टाइज करेंगे और उसके ऊपर आपको कस्टमर मिलेगा। तो प्रॉपर्टी सर्चिंग कहाँ कहाँ होती है, कहाँ से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है और वो प्रॉपर्टी पे कैसे काम हो सकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। खास करके कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास आती है तो उसके पीछे एक चीज जरूर देखनी होती है कि वो प्रॉपर्टी बेचने लायक है क्या, उसके ऊपर वर्केबिलिटी है क्या। तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। और उसके साथ में अगर कोई बायर आपके पास आया, घर तो सबको चाहिए, फिर प्रॉब्लम ऐसा होता है कि कभी कभी डाउन पेमेंट की तकलीफ रहती है, सामने वाले को पगार कम रहता है लेकिन वो चाहता है कि मेरे को लोन मिले। लेकिन एज ए रियल इस्टेट कंसल्टेंट हमारा ये काम बनता है कि हर आदमी को सही सलाह मिले और उसकी वजह से वो आगे बढ़ पाए। और दोस्तों रियल इस्टेट सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है कि आपके समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पहले 5 साल में मैंने भी बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत तकलीफ हुई है काम करने में, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता था किस तरीके से इसमें काम करना चाहिए। तो आपको एक आपने लिए निश ढूंढना होगा, क्योंकि रियल इस्टेट में 4 मेन सेगमेंट है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और रेसिडेंशियल। अभी आप रेसिडेंशियल सेक्टर की अगर बात करेंगे तो 20 15 20 25 लाख से शुरू होके 25 करोड़ तक के घर होते हैं। तो इसमें हर कस्टमर, हर एक का कस्टमर अलग है, हर एक का काम अलग है, हर एक की जगह अलग है। उसके हिसाब से आपको आपके तरीके से काम करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपके न्यूज ढूंढने के लिए हम लोग अगले सेशन में हेल्प करने वाले हैं आपको। जब मार्केटिंग और अवेयरनेस हम लोग करेंगे तो ये 4 तरीके से होती है। ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट मार्केटिंग, मतलब जो हम लोग 1 to 1 फेस में जो मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐसी मार्केटिंग के तरीके होते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग सीखेंगे अपने वर्कशॉप में। ये सारी चीजें जहाँ से लीड जनरेट होती है, एग्जीबिशन है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, व्हाट्सएप स्टेटस है,
माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है, डिजिटल मार्केटिंग के ये सारे सिंबल्स आपको दिख रहे हैं। रेफरल मार्केटिंग कैसे की जाती है। रिटेल स्टोर है, आपकी खुद की शॉप या ऑफिस हो सकता है मेन रोड पे, वहां से काम आपको आ सकता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क अलग तरीके का प्लेटफॉर्म है जहां से आपको लीड्स मिल सकती है। मान लीजिए आपको लीड जनरेट तो की आपने, कैंपेनिंग की, आपके पास लीड आ गई। फिर लीड के बाद लीड के ऊपर कॉलिंग करनी होती है। कॉलिंग करने का एक अपना अलग तरीका होता है। जो लोग कॉलिंग में फंस जाते हैं उनके कस्टमर आगे बात भी करना नहीं चाहते। कई बार हम लोग देखते हैं कि कस्टमर को कॉल करेंगे, बाद में कॉल नहीं उठाते कस्टमर। उसकी वजह है कि आपकी क्वेश्चनिंग सही होनी चाहिए, कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे मतलब की बात कर रहा है। उसके साथ साथ कोई भी लीड आपके पास आई है तो साइकोलॉजी के हिसाब से जब तक आप उस लीड पे 7 बार कॉल करेंगे नहीं, कस्टमर से बात करेंगे नहीं, वो आपको याद नहीं रहेगा। तब तक आप उसको एक नए इंसान रहेंगे। जब वो 7 बार आपसे बात करेगा, आपको याद में रखेगा, ध्यान में रखेगा, और उसके आगे का सफर आपका इजी हो जाता है फिर। तो लीड जनरेशन आपने की, वर्केबल प्रॉपर्टी आपको मिली, तो उसको पोस्ट कहाँ करना है। और पोस्ट करने के बाद लीड जनरेशन हुई और फिर वो वर्केबल है, तो आपको एक मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी के पीछे 50 लीड आई है। तो 50 क्या लेने वाले लोग हैं, जरूर लेने वाले लोग होंगे, लेकिन हर एक की हालत अलग होती है, हर एक की कैपेसिटी अलग होती है। जब आप उसके ऊपर काम करने को निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे किस तरीके से काम करना है और इसके ऊपर किस कैसे फिल्ट्रेशन करके अपने को किस क्लाइंट के साथ में आगे बढ़ने का है। दोस्तों 4 टाइप के कस्टमर होते हैं। इसके बारे में मैं डीप में अपने सेशंस में आपको बताऊंगा। A B C और D, ये 4 टाइप के कस्टमर मार्केट में आपको मिलेंगे। जब हम लोग काम करने निकलते हैं तो एक फनल होता है। मेरे पास 6 से 7 टाइप के अलग अलग फनल है जो मैं आपको आप अपने सेमिनार में सिखाऊंगा। कॉलिंग कैसी करनी है, कॉलिंग के बाद फॉलो अप है, लीड नर्चरिंग है। सारी चीजें आपने कर ली और क्लाइंट को आपने बोल भी दिया कि आप साइट विजिट के लिए आ जाओ। लेकिन जब आदमी साइट विजिट का आने के लिए होता है, जब आने वाला होता है, तो आपको वो डिसीजन मेकर है कि नहीं, ये अगर आपको पता नहीं है या आपने उससे पूछा नहीं है, तो वो साइट विजिट आपकी बेकार हो सकती है। तो कोशिश करना चाहिए जब साइट विजिट के लिए बुलाए तो उससे पहले आप उसको पूछ लीजिए कि आप डिसीजन मेकर आपका कौन है। कभी कभी घर तो देखता है हस्बैंड, लेकिन डिसीजन मेकर लेडी होती है, क्योंकि वो दिन भर घर पे होती है और उसको किचन कैसा है, लिविंग रूम कैसा है, उसके मतलब की चीजें देखनी सारी होती है। तो वो अगर साथ में है तो बहुत सारे टाइम आपका काम जल्दी बन जाता है साइट विजिट का, और आपको डील में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अभी अगर साइट विजिट आप करोगे तो साइट विजिट करते हुए कुछ प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है साइट विजिट की, वो आपको करनी पड़ेगी। फिर जिसके लिए साइट विजिट अरेंज की है उनके साथ में कांटेक्ट और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो करना होता है। और दोस्तों अगर हम लोग किसी को आज की तारीख में नया फ्लैट दिखाते हैं और साइट विजिट पे लेके जाते हैं, तो साथ में एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि आज जो बिल्डर लोग हैं उनके पास एक फॉर्म होता है, उसके ऊपर आप जब तक एज अ एसोसिएट या एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपकी टैगिंग नहीं करते, तब तक आप उसके ऊपर हकदार नहीं बन सकते अपना कमीशन मांगने के लिए। फिर निगोशिएशन भी हुआ और हम लोग लोन के लिए आते हैं कि कस्टमर ने तैयारी तो की है अभी पूरा फ्लैट लेने की। तो वो लोन का क्राइटेरिया होता है, वो सारा आपको पता होना चाहिए कि लोन कैसे करेंगे कस्टमर का, उसका डाउन पेमेंट कितना रेडी है, कैसे होगा, कौन से बैंक से उसका लोन हो सकता है। और ये सबके लिए सिबिल स्कोर एक ऐसी चीज है जो आपको पता होगी तो ही आप उसके साथ में काम कर सकते हो। जिसका सिबिल स्कोर खराब है, पहले पैसा हाथ में है, बैंक लोन देने में आनाकानी करती है, या कभी कभी ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ता है। फिर हम लोग पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको समझेंगे हमारे सेमिनार में। और जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग अपने तरीके से आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से होता है। और डॉक्यूमेंट कोई भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट कैसे चेक होता है, इसके ऊपर भी हम लोग आने वाले सेमिनार में काम करेंगे। हमारे लिए इसके लिए एक लॉयर भी साथ में है हमारे, जो आपको ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप परमानेंट रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो और आप यही काम करते हो तो आपके लिए साथ में कुछ और अपॉर्चुनिटीज बनती है। जैसे मान लीजिए इंटीरियर है, तो इंटीरियर जो आपसे घर खरीदेगा उसको तो करना ही करना है।
अगर आपके पास अच्छी टीम है, अच्छा कारपेंटर है, अच्छा पेंटर है, अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, तो आपके पास ये साइड बिजनेस हो सकता है। एवरेज एक घर का इंटीरियर करने के पीछे आपको 50 से लाख रुपए, मतलब जितने में आपने घर बेचा है उतनी ही इनकम हो सकती है। जितना आपको कमीशन घर के पीछे मिला है, शायद उतना ही कमीशन आपको इंटीरियर में मिल सकता है। दूसरी बात है लोन। लोन के लिए आज की तारीख में जितने कम बैंक्स है, सबके लोन के पीछे आपको कमीशन मिल सकता है। एवरेज ये कमीशन 0.3% से स्टार्ट स्टार्ट होता है, मतलब 1 करोड़ के पीछे 30,000 रुपया, और 50 लाख के पीछे 15,000 रुपया, और ज्यादा में ज्यादा आपको 0.65% तक मिलता है। ये एक्स्ट्रा आमदनी है आपके लिए, अगर आप अच्छी तरीके से काम करते हो और कस्टमर आपके साथ में है तो। उसके बाद में एक हाउस वार्मिंग की चीज है कि आप किसी के घर में, घर होने के बाद में उसका इंटीरियर भी होगा, पेंटिंग भी होगा, नया घर है तो उसके अंदर पूजा करके आदमी रहने को जाएगा, तो उस वक्त आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि उसके अंदर भी आप काम कर सकते हो। दोस्तों, हम लोग हमारे सेमिनार में आपको कुछ टूल्स बताएंगे, जो टूल्स आपको आगे लेके जाने में, रियल एस्टेट में अच्छा काम करने में और हर चीज को प्रॉपरली करने में हेल्प करेगा। उसके लिए कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपका नॉलेज बढ़ाएंगे, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपको एडवर्टाइजिंग में हेल्प करेंगे, जैसे कि कैनवा है। कैनवा एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर आप कम समय में अच्छे एडवर्टाइज बना सकते हैं और वो रन कर सकते हैं। और बिजनेस के लिए कुछ टूल्स लगते हैं, जैसे कि सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक 4 अलग अलग कंपनी के सीआरएम यूज किया है। लेकिन जो बेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, और आप एज ए इंडिविजुअल एजेंट वो यूज करोगे तो आप अच्छे से अच्छा काम करोगे। अभी मेरा एक आपसे सवाल है, सारों के लिए। सर को रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप जरा इनका चैट देखेंगे हम लोग। यस, चैट ओपन है। ओके। तो किसी बिजनेस में आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो एवरेज जरा मेरे को बताइए कि कितना पैसा आपके जेब में खुद का होना चाहिए। चैट में लिखेंगे तो बेटर होगा। मैं देख रहा हूँ आप लोगों के चैट। ओके। अगर 1 लाख रुपया कमाना है तो 50,000 रुपया किसी ने लिखा है, विशाल जी ने लिखा है। गौरव सर ने 10 लाख रुपया लिखा है। कन्हैया जी ने 10 लाख रुपया है। प्रमोद सुतार जी 3 लाख रुपया लिखते हैं। मनीष कुंडे जी ने 12 लाख रुपया लिखा है। दीपक राठी जी है, उन्होंने 50 लाख रुपया लिखा है। दीपक राठी जी मेरे बहुत करीब है। वो इसलिए करीब है कि दोस्तों, अगर कोई छोटी किराना की दुकान पे डालता है ना, तो उसका 50 लाख रुपए से कम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर वो रेंट की दुकान लेगा ना, तो हो सकता है 50 लाख के बजाय उसको डिपॉजिट देना पड़ेगा 5 लाख रुपया, और फिर वो रेंट देगा, जो कि 50 लाख के मुकाबले में रहेगा। तो 50 लाख इज राइट थिंग। 50 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उसको। 2 4 नौकर रखने पड़ेगी, अलग अलग उसको लाइसेंस निकालने पड़ेंगे, और फिर वो महीने का 1 लाख रुपया कमा सकता है। और कई बार ऐसे चांसेस है कि उसका धंधा डूब सकता है। अगर यही बात मैं अगर 10 लाख रुपया महीना अर्निंग की करूं, तो 10 गुना बढ़ेगा एवरेज। मान लीजिए 10 लाख रुपया महीना कमाना है, 5 करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कोई इंडस्ट्री आप डालोगे, अगर कोई इंडस्ट्री डालते हो तो बहुत सारे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, मशीनरी लगानी पड़ेगी, कोई जगह खरीदनी पड़ेगी जहाँ पे आपकी शेड होगी। तो इतना खर्चा करने के बाद में आप कितना कमाओगे? 10 लाख रुपया कमाओगे, रिस्क बनी रहेगी। अगर वो धंधा नहीं चला तो ये सारी बातें आती है। तो इसीलिए दोस्तों, रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो ऐसा है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे इसे चालू कर सकते हो और अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ये मेरी स्लाइड है, ये आपको बताएगी कि बिफोर लीड, मतलब लीड जनरेट करने से पहले और आफ्टर डील कितना काम होता है रियल एस्टेट में। वो सारी चीजें हम लोग इसी जगह पे, इसी सेमिनार में आपको बताएंगे, जब हमारा सेमिनार होगा। इसके अलावा हम लोग आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे। एक रियल एस्टेट के लिए बहुत जरूरी होता है विनिंग माइंडसेट, क्योंकि मैंने मैंने कई लोग देखे हैं जो रियल एस्टेट में 2 साल 3 साल काम करते हैं और निकल जाते हैं। उनके ऊपर भी अपने को सीखना पड़ेगा ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसकी एक साइकोलॉजी समझनी होगी। उसके बाद में फिजिकल की बात में करूँ, तो ड्रेस सेंस होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है। और फिर रियल एस्टेट फाइनेंस एक ऐसी चीज है
जो अगर आप नहीं समझोगे तो इस क्षेत्र में रियल एस्टेट में काम करना और टिके रहना एक बहुत महंगी चीज हो जाएगी। क्योंकि वो बहुत सारे लोगों इस यहाँ पे आके ही गलती करते हैं, उनको फाइनेंस समझ में नहीं आता रियल एस्टेट का, इसलिए वो लोग अपना काम बंद कर देते हैं और किसी और क्षेत्र में नौकरी वोकरी करने फिर से चले जाते हैं। और रियल एस्टेट में बिजनेस करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज आपको बनानी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा, वो सारा यहाँ पे हम लोग करा के लेंगे। और एक इसमें से मैंने बताया आपको कि आपका नीश आपको ढूंढना पड़ेगा, आपकी जगह ढूंढनी पड़ेगी कि किस सेगमेंट में आपको काम करना है। उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये सारे सब्जेक्ट है। पर्पस होना चाहिए आपके पास, ट्रस्ट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए आपके पास, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए क्लाइंट के साथ में, क्योंकि उसी से व्यवहार बनने वाला है। आपके पास एक सिस्टम होनी चाहिए। और सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग है तो सर्विस एक ऐसी चीज है जो लोगों से जुड़ी हुई चीज है। अभी दोस्तों ये मैंने कुछ आपके लिए सवाल रखा है कि आप मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक बटरफ्लाई है और नीचे वो ईगल के रूप में दिख रहा है। तो आप मान लीजिए कि आप जितनी बड़ी इच्छा रखेंगे उतना आप यहाँ से पा सकते हैं। तो मेरा आपसे और एक सवाल है कि आप 1 साल 2 साल या 3 साल में रियल इस्टेट से क्या अर्निंग करना चाहते हैं और क्या आपको मुमकिन लगता है? यस सर, चैट खुला है। वेरी गुड। कमलाकर केंद्रे जी लिखते हैं 100 करोड़ कमाना है 5 साल के अंदर। वेरी गुड। पर ईयर 10 लाख रुपए एकदम रिजनेबल अमाउंट है, आराम से कमाई जा सकती है। 1 साल में 50 लाख भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको ये सारे गुण सीखने पड़ेंगे जो मैं बताते बताते जा रहा हूं आपको। विशाल जी लिखते हैं 1 साल में 40 लाख रुपया कमाना है, पॉसिबल है। ठीक है, वेरी गुड। राजेंद्र लिखते हैं 20 से 30। मनीष जी लिखते हैं 20 से 30 लाख। वेरी गुड। तो दोस्तों आपने ये सारी बातें बताई है, अभी अगर हम लोग इसको माने तो मैं आपको बताता हूँ एवरेज कैसे इसका निकल सकता है। मान लीजिए आप रियल एस्टेट में एकदम नए हैं और आज ही काम चालू कर रहे हैं, अपना ट्रेनिंग पूरा हो गया और आपने मार्केट में काम चालू किया। तो मान लीजिए पहले साल आप मैक्सिमम 6 डील करेंगे, मतलब 2 महीने में एक डील। ये आपको बहुत इजी लगेगा लेकिन एक्चुअली में 6 डील करना भी आपके लिए पहले साल बहुत तकलीफ वाली बात रहेगी या बहुत मेहनत वाली बात रहेगी, तकलीफ वाली नहीं। तो अगर आप एक डील के पीछे एवरेज 1 लाख रुपए कमाएंगे तो आप 6 लाख रुपए कमा पाएंगे। कभी कभी कोई डील में आपको 50-60 हजार भी मिलेगा, कोई कोई डील में आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए भी मिल सकता है। दूसरे ईयर आपने डबल काम किया, आपको नॉलेज आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, आपने 1 साल में 12 लाख रुपए कमा लिया, मतलब महीने के लाख रुपए। फिर हम लोग तीसरे साल की अगर बात करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ गया था और आपने अच्छा काम किया, हर महीने में 15 दिन में एक डील किया आपने, तो आपने 24 लाख रुपए कमाए, मिनिमम 24 डील की एवरेज। लेकिन आगे क्या? आगे तो सारे क्वेश्चन मार्क है। तो इसके आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होगा हमारे पास? कोई बता पाएगा चैट बॉक्स में प्लीज? ठीक है, चलिए, हमारे पास टाइम भी कम है। टीम एंड नॉलेज, कमलाकर जी वेरी गुड। टीम वर्क, फर्म, वेरी गुड। वेरी गुड, स्टार्ट करना पड़ेगा, रेफरल लेने पड़ेंगे। दीपक राठी जी बिल्कुल सही है। ओके, अभी मैं बताता हूँ आपको। अगर हम लोग को चौथे पांचवें साल में अगर 36 से ज्यादा डील करनी है, 24 से ज्यादा डील करनी है, तो आपके पास खुद का एक ऑफिस होना चाहिए, जो ऑफिस मिनिमम होवे लेकिन जहां से काम अच्छा चले। दूसरा, एक अच्छा स्टाफ होना चाहिए। आपके पास सिस्टम और प्रोसेस होनी चाहिए, तभी आप बड़ा काम कर पाओगे। लोग बोलते हैं, मैंने तो देखा है 1 साल में 5-5 करोड़ कमाने वाले भी लोग इस इंडस्ट्री में है। तो ये सिस्टम और प्रोसेस जब आप संभालोगे तभी जाके आप ज्यादा आमदनी कर पाओगे। ये एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जो लोग नए इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं प्रॉपर्टीज में, उनके लिए ये एग्जाम्पल है। मैंने इसका नाम सोपा रखा है। सोपा मतलब इजी होता है।
एक प्लॉटिंग का मार्केट है जहाँ पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अपना काम चालू कर सकते हो, और कभी कभी होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। तो एस का मतलब है आप पहले आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक कीजिए, वो है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में मालूम कीजिए कि आपको अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे पॉसिबिलिटी है। आपको परफॉर्मेंस मैट्रिक चेक करना पड़ेगा, खुद को भी टटोलना पड़ेगा और मार्केट का भी रिसर्च करना पड़ेगा आपको, तभी जाके इसके ऊपर अच्छा काम हो सकता है। और फिर अप्लाई और अर्निंग, ये सब इसमें हो सकता है। इवन आप अगर 3 टाइम लेस हो, मतलब आपने 3 गुना टाइम लगाया, या 3 गुना स्लो काम किया, या आमदनी 3 गुना कम हुई, तो भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो रियल एस्टेट में। ये एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, और सबको आपका चैट बॉक्स खुला रखना है। ये एक प्रोजेक्ट मेरे पास अभी आया है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी। ये प्राइमरी लेवल पे बातचीत चल रही है। एक पुणे के पास में वागजवाड़ी करके एरिया है, जहाँ पे मेरे पास 4 लाख स्क्वायर फीट की जगह आई है। 10,000 स्क्वायर फीट के 40 यूनिट मुझे बेचने हैं, और जो सेलर है उसकी प्राइस है 225 रुपया, जो मेरे को देगा। और मैंने मार्केट स्टडी किया है, मैं वो प्रॉपर्टी 300 325 तक बेच पाऊंगा। राइट ना? तो मुझे जो कमा के देने हैं ऑनर को, वो है 9 करोड़ रुपए। और साथ में आप देख सकते हो कि मुझे आमदनी हो रही है 4 करोड़ रुपए की। लेकिन इसके साथ में मेरे को खर्चे भी है, मैंने नेट प्रॉफिट लिखा है, ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे लिखा है 4 करोड़ रुपए। तो इसमें मेरी जो खर्चे है, एडवर्टाइजिंग का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है। जब आप प्लॉटिंग पे काम करते हो तो लोगों को सिटी से लेके प्लॉटिंग तक लेके जाना पड़ता है, उसके लिए ट्रैवलिंग का खर्चा है, चाय पानी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा मान के चलिए इसमें मेरे को 50% खर्चा है, तो मैं 2 करोड़ कमाऊंगा। अगर वो 20 महीने में मैं 40 प्लॉट बेचता हूँ, तो हर महीने मैंने कमाया 10 लाख रुपया। अगर मैं वो 50 महीने में बेचता हूँ, तो हर महीने कमाया एवरेज 2 से 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। अभी यही मैथमेटिक्स मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए, 4 लाख रुपए मेरा ग्रोस प्रॉफिट है, लेकिन एकदम ढीला आदमी हूँ। मैं ढीला हूँ, मेरे पास टीम ढीली है, जो भी काम करेगा वो आदमी, मान लीजिए आप में से भी कोई हो सकता है एकदम ढीला आदमी है, स्लो काम करेगा। मैंने मिनिमम प्रॉफिट रखा है 25 रुपया स्क्वायर फीट। इतना तो मुझे मिलेगा, 100% मिलेगा ना। क्योंकि 300 की प्रॉपर्टी में बेच रहा हूँ, 10% भी नहीं है, 7-8% है। तो मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा। मान लीजिए अभी मैंने सस्ते में बेची वो प्रॉपर्टी, थोड़े 20 महीने में मैंने खत्म कर दी, तो 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ। महीने का कितना कमाया मैंने? 5 लाख रुपया कमाया। मान लीजिए और स्लो काम हुआ, मेरे से जल्दी काम नहीं हुआ, 40 महीने लग गए ये प्रॉपर्टी बेचने में, तो मैंने हर महीने कितना कमाया? 2 से 2.5 लाख रुपया कमाया था। आज 2 से 2.5 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने, हम लोग ने देखा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों ये कुछ मेरी स्टोरीज है जिनके साथ में मैंने काम किया। मेरे क्लाइंट है पटेकर साहब, वो एक दिन मेरे पास आए, उनके दोनों बच्चे, बहू और बेटा। उनको घर लेना था और 15 लाख उनके हाथ में थे। और शायद वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, क्योंकि दोनों भी अच्छे कंपनी में अच्छे सैलरी में काम करते हैं। और उनको टैक्सेस भी बचाने थे और बहुत सारी चीजें करनी थी, जिसकी वजह से उनका घर भी बनेगा और पैसे भी बचेंगे, ऐसा उनका ध्यान था। तो 2022 में मैंने इनको 15 लाख के इन्वेस्टमेंट के सामने एक घर दिलाया था, जिसकी वैल्यू मार्केट में तभी बिल्डर बेच रहा था 88 लाख रुपीज। और मैंने उनको ये निगोशिएशन करके 82.25 में, मतलब 82,25,000 में दिलाया था। अभी आज की तारीख में वो प्रॉपर्टी का पोजीशन होना है दिवाली में, आज की तारीख में मेरे पास गिराक है उस प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। मतलब पिछले 2 साल में उन्होंने एवरेज हर महीने 1 लाख रुपया कमाया, टैक्सेस भी बचाए। और साथ में एक होता है ना कि मेरा घर है, तो एक प्राउड होता है, जिस आदमी के पास खुद का घर होता है उसके पास एक प्राउड होता है, तो वो भी उनको मिल रहा है। और साथ में दिवाली में रहने को जाएंगे घर पे या बेचेंगे, तो उनको हो सकता है 1 करोड़ 15 लाख मिलेंगे। मतलब एवरेज 30 से 35 लाख रुपए वो उसमें कमाएंगे 30 साल में। उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट थी 15 लाख रुपए शुरू में, और अभी कुछ इंस्टॉलमेंट वो भरते रहेंगे। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग रहेंगे जो बैंकर है, किसी बैंक में जॉब करते हैं, मैनेजर है, अकाउंटेंट है, कोई भी है। बैंक वाले लोग हमेशा घर ज्यादा खरीदते हैं, उसकी एक वजह है।
हम लोग एवरेज सैलरी पकड़ लेते हैं किसी बैंक वाले की, 80 लाख रुपया, 80 हजार रुपया महीने की उसकी सैलरी है। तो उसको टैक्स का स्लैब बैठता है 80 के हिसाब से, 12×96 मतलब 10 लाख रुपए उसकी इनकम हो गई। लेकिन वही आदमी अगर कोई घर खरीदता है तो उसकी एलिजिबिलिटी है 50 लाख, 50 हजार रुपये महीना वो लोन पेड कर सकता है, ऐसी उसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। और 50 लाख, 50 लाख रुपए का उसको लोन मिल सकता है। 50 लाख के लोन में उसका इंस्टॉलमेंट होता है वो 50 हजार रुपये के आसपास रहता है मैक्सिमम, और 40 लाख रुपए उसमें से इंटरेस्ट होता है। तो मान लीजिए वो आदमी 80 लाख कमा रहा है, 40 लाख रुपया, 40 हजार रुपया उसका हर महीने ब्याज में जा रहा है, जो कि आपको डिडक्शन में मिलेगा इनकम में से। तो उसका इनकम कितना बचा? 40 लाख रुपया, 4 हजार रुपया, 40 हजार रुपया। और 40 हजार के सामने अगर साल की इनकम देखे तो 5 लाख से नीचे आ गई, फिर उसको टैक्स किधर भरना है? तो इसीलिए बैंकर्स लोग ज्यादा से ज्यादा घर खरीदते हैं, क्योंकि वो टैक्स भी बचाते हैं और घर की कीमतें भी बढ़ती है, वो भी उनका बेनिफिट है। मेरे एक क्लाइंट है, उनका है ना एसबीआई में अकाउंट है, सीसी अकाउंट है। उसको बोलते हैं फ्लेक्सी होम लोन। आप हर साल इसमें 20% पैसा ज्यादा पेड कर सकते हो एक ही टाइम पे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। मान लीजिए अभी इन्होंने घर लिया था एक 10 साल पहले, और वो लिया था 80 लाख रुपए में। 80 लाख का घर उनका अभी की वैल्यू है 1.25 करोड़ रुपए के आसपास। और साथ में आज की तारीख में वो बहुत सारा पेमेंट उनके पास एडवांस आते गए, उन्होंने पेड कर दिया बैंक में। तो उनका लोन अभी बचा है 40 लाख रुपया। लेकिन जिस वक्त उनको जरूरत पड़ती है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कभी भी उनको बैंक में जाके पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका फ्लेक्सी लोन है। तो वो तुरंत उनको अकाउंट से पैसा मिल जाता है। इसमें क्या देखा हम लोगों ने कि सेविंग भी हो रही है, टैक्स आईटी स्लैब में भी आपको इंटरेस्ट की कटिंग होके अच्छी खासी आमदनी हो रही है। और दुनिया में दोस्तों कोई भी लोन लेंगे आप तो सबसे कम लोन पे इंटरेस्ट है जो लोन का, वो है होम लोन का। मेरे को कई सवाल आते रहते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, कैसे प्रॉपर्टी का काम चालू करूंगा मैं, मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो कहाँ से लाऊंगा? तो यहाँ पे एक बुक जो मैंने पढ़ी हुई है उसकी कॉपी मैंने डाली है, अदर्स पीपल मनी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्ले विथ अदर्स पीपल मनी। ये मैंने बुक में से भी सीखा है। और ऐसे कई फंडे हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट करीब करीब 0 या 5%, 10% होगी, और बाकी आप लोगों के पैसे पे भी ये बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। हम लोग है ना हमारे सेमिनार में रोज एक रियल्टर्स की स्टोरी आपके सामने रखेंगे। आज ये पहली स्टोरी है। पुणे में पंचशील बिल्डर बहुत बड़ा नाम है, उनके ये ऑनर है अतुल चोरडिया। इनके जो पिताजी थे वो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट थे। 80 के दशक में दोस्तों वो जो काम करते थे वो रियल एस्टेट का काम करते थे, और अलग अलग स्कूटर में घूम के लोगों को उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है। लेकिन आज की तारीख में उनके बेटों का नाम पॉस में है, क्योंकि प्रॉपर्टी से ही कमाया और प्रॉपर्टी से ही बेचा है। मेरे मेरा खुद का एक किस्सा है। मैंने एक प्लॉटिंग बेचने के लिए लिया था, तो मैंने जो ऑनर थे उनको बोला था इसमें से एक प्लॉट मेरे को चाहिए। तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया था आप 20 प्लॉट बेचो, एक प्लॉट आपको दे दूंगा, मतलब 5 रुपया, 5% हर प्लॉट के पीछे मेरे को कमीशन था। तो मैंने वो कर दिया था। पैसा आता है। ये चोरियाडा साहब का और एक फोटो है, ट्रम्प टावर उन्होंने बनाया है। ट्रम्प सर की इसमें सिर्फ डिजाइन है, लेकिन ट्रम्प यहाँ पे आए थे उनके फैमिली के साथ में, उनका फोटो है। आज के लिए आपको मैं 3 टिप्स देता हूँ जो छोटी छोटी है लेकिन बहुत जरूरी है और काम की है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आप बाय नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे जिसको आप पसंद नहीं करते हो, आपको पसंद नहीं है, लाइक नहीं है, तो नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट प्रोडक्ट आप आपके कस्टमर को कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी सेल मत करो जिसको आपके पास पूरा पैसा है और ले नहीं सकते आप, या लेना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ निगेटिविटी है। आपके मन में भी वो निगेटिविटी है, तो जरूरत नहीं है ऐसा काम करने का जिसकी वजह से हम लोग गलत कर पाएंगे। अगर हम सबके लिए सही करेंगे तो अपने लिए भी सही होगा। तीसरी चीज, दुनिया में कोई भी कोई प्रोडक्ट खरीदता नहीं, भले वो घर है, एक टी शर्ट है, लोग बेटरमेंट खरीदते हैं, हैप्पीनेस खरीदते हैं। तो वर्क फॉर पीपल्स बेटरमेंट। जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आपके सामने रख के इजाजत लूंगा आपकी। दोस्तों एक पानी का जहाज था, पानी में चल रहा था।
समंदर के बीच में था और अचानक उसका इंजन खराब हो गया, बंद हो गया। तो कैप्टन जो था उसने फोन किया अपने ऑफिस में और बोला कि मेरा जहाज ऐसे ऐसे खराब हुआ है, तो कुछ इंतजाम कीजिए इसको चालू करने के लिए। तो ऑफिस वाले ने बोले ठीक है हम लोग इंतजाम करते हैं, तब तक वेट करना। बिटवीन द टाइम वो जहाज पे एक ऐसा बंदा था जो देखा कि बाबा जहाज रुका पड़ा है, तो उसने इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद लोगों ने उसके, उनका जो स्टाफ था जहाज का, उन्होंने कैप्टन के पास लेके गए उसको। और जब कैप्टन से मिले तो उनकी बात हुई, तो उन्होंने बोला मेरे को एक चांस दो, मैं जो कोशिश करता हूँ इसको चालू करने का। बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। और वो करते हैं स्टार्ट करने की कोशिश। तो 4-5 टाइम वो बोलते हैं ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, सेल्फ दीजिए, मेरे को आवाज सुनना है, क्या तकलीफ है कहाँ पे है, तो चालू कीजिए। तो वैसा करते करते एक 7-8 प्रोसेस में एक जगह उसको ऐसी मिलती है जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे तकलीफ है। वो जहाज के कैप्टन से एक हथौड़ा मांगता है और बोलता है फिर से एक बार स्टार्ट करना। तो वहां पे एक कान लगा के आवाज सुनता है और उसको वो जगह पता चलती है। वो एक जोर से वहां पे हथौड़ा मारता है और कैप्टन को बोलता है अभी चालू कीजिए। जहाज चालू हो जाता है। तो जहाज चालू होने के बाद वो बंदा अपना बिल बनाता है और कैप्टन को देता है। कैप्टन के हाथ में बिल जाता है तो वो चौंक पड़ता है, अरे क्या हो गया, इतना महंगा, $100। आपने तो सिर्फ एक हथौड़ा मारा है, $100 किस बात के। तो वो समझाता है इंजीनियर, सर $100 में से $1 हथौड़ा मारने का है और $99 है वो मेरे एक्सपीरियंस का है, हथौड़ा कहाँ पे मारने का है इसके है वो। यहाँ पे मेरी स्टोरी तो खत्म हो गई, लेकिन रियल एस्टेट के पूरे प्रोसेस प्रोसेस में कई बार हम लोगों को अलग अलग तरीके की तकलीफें आएगी। और अगर आपको वो हथौड़ा कहाँ मारना है, कहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा ये पता है, तो आप जरूर सक्सेस होगी। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। मतलब सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हमने आज सीखे हैं, राइट फ्रॉम स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हो, बेसिक फंडामेंटल्स हो, अबाउट पर्सनालिटी हो, टेक्निकल चीजें हो, सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स आज आपने सर अपने गाइड किए। एंड अभी बहुत सारे ऑडियंस के क्वेश्चंस होंगे, सो रिमेनिंग टाइम हम क्वेश्चंस पे स्पेंड करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑडियंस को कि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, आप सारे क्वेश्चंस वन बाय वन आप चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ। एंड आपको लीगल टेक्निकल या अबाउट दिस कंसल्टेंट, इसमें कैसे बने, बिजनेस कैसे शुरू करें, ये सारे एस्पेक्ट्स पे हम क्वेश्चंस आपके लेंगे। सो चैट बॉक्स पे आप डालिए होस्ट श्रीराम को सिलेक्ट कीजिए एंड मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। सो ऑफ कोर्स इस पे हमारा एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट प्रोग्राम है, जो एक 3 वीक्स का प्रोग्राम है। मैं क्विकली हमारा जो इस वेबिनार पे जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा कोर्स होता है, मैं आपको क्विकली उसके इंसाइट्स देता हूँ। एंड देन आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है रिमेनिंग, आप फिर उसके बाद हम Q&A शुरू करेंगे। सो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है हम स्टार्ट करेंगे। Before that, I'll just quickly check. Amit Palwe, are you there? Okay. सो मैं ऑडियंस सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, यस, सो हमारे एक पास पार्टिसिपेंट है, अमित जी, इफ यू कैन, इफ आप कोई अच्छे जगह पे आप प्लीज सेटल हो जाइए, सो दैट मैं आपको अनम्यूट करके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। यस ऑडियंस, आप लोग प्लीज क्वेश्चंस डालिए आपके चैट बॉक्स पे, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ। इन द मीन टाइम मैं आपको जो हमारा प्रोग्राम है इसके बारे में क्विकली इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सो ये जो उद्योग वर्धिनी का प्रोग्राम है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट प्रोग्राम, ये स्टार्ट हो रहा है 9 जुलाई से। ये 4 वीक्स इसका ड्यूरेशन है। एंड इस 4 वीक्स में हम आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे गाइड करेंगे। सो इट स्टार्ट्स विद की इंट्रोडक्शन टू रियल एस्टेट, इसमें आपके रोल ऑफ रियल एस्टेट कंसल्टेंट क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं इसमें ब्रोकिंग करने के, फिर उसके बाद बिजनेस क्या होता है रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का, ब्रोकिंग का, मार्केटिंग का, एक ट्रेडिंग का एंड रियल एस्टेट एजेंसी का। तो ये सारे बिजनेस एस्पेक्ट्स भी हम आपको कवर करेंगे। फिर इसके बाद एक पर्सनैलिटी क्या होता है कंसल्टेंट का, इसके बारे में भी आपको गाइड करेंगे।
कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट का पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए, आपको नीश आइडेंटिफाई, कस्टमर नीड्स आइडेंटिफाई कैसे करने चाहिए। फिर आपको अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, प्रॉपर्टी ओनर होता है, कस्टमर होता है, तो वो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए वो भी हम आपको समझाते हैं। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट एंड कैलकुलेशंस, इस पे हम समझाते हैं। तो टाइटल रिपोर्ट क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करता है, यूनिट कन्वर्जन्स क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद वेरियस डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं इस इंडस्ट्री में, तो सेल डीड है, एनओसी है, एनए ऑर्डर है, फिर इंडेक्स है, ये सारी चीजें हम आपको समझाते हैं। वेरियस टैक्स एंड पेमेंट रिसिप्ट आपको समझाते हैं। एंड फिर गवर्नमेंट के ऑफिसेस क्या क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट, स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन, तो ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद खुद का कंसल्टेंसी एंड ब्रोकिंग बिजनेस कैसे शुरू करें, एक आपका माइंडसेट कैसे बिल्ड करें, बिजनेस सेटअप करना है तो क्या क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट क्या क्या होती है, सेटअप कैसे करना है, नेटवर्क लाइसेंस कैसे करना है, आपको रिमोटली वर्क फ्रॉम होम करना है तो वो कैसे कर सकते हो, विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो वो आपको समझाते हैं। आपको नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, रेफरल कैसे जनरेट करना है, ये आपको समझाते हैं। फिर उसके बाद जो रेरा है, रेरा के जो लॉज है वो आपको समझाते हैं। तो रेरा के लॉज, उसके बेनिफिट्स, आपको रेरा पोर्टल कैसे यूज करना है, एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्रोजेक्ट एंड प्रमोटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हम आपको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद एक सेल्स प्रोसेस कैसे होता है, फिर सेल्स के डॉक्यूमेंटेशन, ड्यू डिलिजेंस क्या क्या करना है, कोई भी आपको सेल करना है, ट्रांजेक्शन करना है, फिर उसके कैलकुलेशंस है, फिर उसके जो एग्रीमेंट फॉर्मेट है वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर एक आपको, जैसे सर ने गाइड किया हमें आज वेबिनार में, कि इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। तो कमर्शियल सेगमेंट है, रेसिडेंशियल सेगमेंट है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, एग्रीकल्चर सेगमेंट है, ये सारे सेगमेंट्स में आपने कौन से सेगमेंट में जाना चाहिए वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर बिजनेस टेम्पलेट्स है, मतलब जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है, कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे करे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे करे, स्टाफ एंड आपका चैनल पार्टनर्स है उनको कैसे ट्रेनिंग दे। फिर आपको कुछ टूल्स है कि गूगल कैलेंडर है, गूगल कीप नोट्स है, उसका यूज कैसे करें, बिजनेस का नेम कैसे आइडेंटिफाई करे, व्हाट्सएप बिजनेस का यूज कैसे करे, इंटरनेट का कैसे यूज करे, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसमें मार्केटिंग कैसे करे। फिर इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग है कि जिसमें माउथ पब्लिसिटी है, प्रिंटिंग है, और वेरियस रियल एस्टेट एसोसिएशन है। एंड दूसरा जो एस्पेक्ट है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज करें, तो इसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम एंड इस पे रील्स कैसे बनाए, यूट्यूब पे वीडियोस कैसे डाले, लिंक्डइन पे केस स्टडीज एंड पार्टनरशिप्स कैसे करें, ये हम आपको गाइड करेंगे। फिर लीड जनरेशन कैसे करें, तो ऑनलाइन सोशल मीडिया से लीड जनरेट करना है, फिर ऑनलाइन पोर्टल से लीड जनरेट करना है, 99 एकड़ हाउसिंग, OLX, वो आपको गाइड करते हैं। एंड ट्रेडिशनल मेथड जो होती है, जो माउथ पब्लिसिटी है, रियल एस्टेट एसोसिएशन है, पैम्पलेट्स है, होर्डिंग्स है, न्यूज़पेपर्स है, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर वास्तु एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है कि वास्तु क्या क्या होता है, 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं वास्तु के। सेल्स फनल आपको गाइड करेंगे कि आपको कोल्ड कॉल कैसे करना है, आपको फॉलोअप कैसे करना है, साइट विजिट्स कैसे करवानी है, क्लाइंट फाइनेंसिंग कैसे है, निगोसिएशन टेक्निक्स क्या है, वो हम आपको गाइड करते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है कि जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, 7/12, 6 फेरफार नोंदी, 6/12, सेल डीड, टाइटल रिपोर्ट, ये सारे कैसे वेरीफाई करे, लॉयर को कैसे अपॉइंट करे, एंड फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के क्या स्टेप्स है वो हम आपको गाइड करते हैं। एंड एक स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ऑफ अ रियल्टर, तो आपको स्किल्स क्या होते हैं, आपको लिस्टिंग स्किल है, टाइम मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, सिविल है, लोन है, एलिजिबिलिटी है, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस है, ये आपको सारा चीजें अंडर वन रूफ हम इसमें गाइड करते हैं। ये हमारा 4 वीक्स का प्रोग्राम है। एंड इस 4 वीक्स में आपको बहुत सारे मेंटर्स गाइड करेंगे। ऑफ कोर्स राज सर आपको इसमें पूरा टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स है वो आपको गाइड करेंगे। विवेक मिश्रा सर जो बॉम्बे से है वो आपको इसमें ABCD अबाउट द ब्रोकिंग इंडस्ट्री वो गाइड करेंगे। खुशबू केजरीवाल मैडम जो लॉयर है वो आपको लॉयर एस्पेक्ट्स के लॉ एस्पेक्ट समझेंगे। दीपक कुमार सर आपको ज्योतिष एंड वास्तु के एक्सपर्ट समझेंगे। एंड लखन राजपूत सर आप जो रियल एस्टेट में मार्केटिंग में काम करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग एंड सेल्स में आपको गाइड करेंगे। सो ऐसा 4 वीक्स का कोर्स है। एंड सारे सेशंस लाइव होंगे। 6,300 ये कोर्स का प्राइस है। एंड 4 वीक्स का ये सारे लाइव सेशंस होंगे।
बहुत सारे लोगों ने हमारा प्रोग्राम किया है, इसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया है। वो सारे लोगों के आप यहाँ पे फीडबैक्स देख सकते हो कि कैसे उनको फायदा हुआ है इस प्रोग्राम का। एंड इमीडिएटली आफ्टर द कोर्स डे वन से आपका रेवेन्यू कैसे बन सकता है, ये हम आपको गाइड करेंगे। तो हमने हमारे आज तक 6,000 से ज्यादा लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया है। एंड वो सब लोग आज हमारे पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन उन लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको डील कैसे क्लोज करना है एंड डे वन से आपको कैसे कर बिजनेस शुरू करना है, वो आपको गाइड करेंगे। जो सारे एक्सपर्ट्स है, ट्रेनर्स है, वो सारे प्रैक्टिकल लोग हैं, तो आपको प्रैक्टिकल डील सिखाएंगे, नेगोशिएशन सिखाएंगे, केस स्टडीज भी गाइड करेंगे। ऐसा ये प्रोग्राम है। एंड इसका जो कोर्स रजिस्ट्रेशन का लिंक है, मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ। 7:30 to 9 होगा एंड ये सारा लाइव हो। बट अलॉन्ग विद आपको कोर्स के बाद हम रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। एंड आपको प्रोग्राम के बाद रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं सारे प्रोग्राम इसके। एंड सर्टिफिकेट भी हम आपको शेयर करते हैं। ये सारे कोर्स का जो लिंक है, ये मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर करता हूँ। 6,300 ये ये कोर्स का फीस है। हमारे साथ अभी अमित पालवे जुड़े हैं, जिन्होंने ये हमारा प्रोग्राम किया था एंड वो आज अच्छा इसमें बिजनेस कर रहा है, अच्छे डील्स कर रहा है। मैं अमित पालवे जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने फीडबैक शेयर करें और अभी आप क्या डील्स कर रहे हो, कैसे फायदा कर रहे हो, वो जरा गाइड कीजिए। ओवर टू अमित जी। ओके। ओके सर, थैंक यू। मेरा नाम अमित सालो है। अभी मैं नासिक में काम करता हूँ। मैंने एक 1.5 महीने के पहले कोर्स किया है सर का। और मेरे सर कल ही एक डील हुई है, एक 4 CR की हुई है, नासिक में हुई है। तो कल मैंने अभी टोकन दिया है, तो अभी वन साइड में से मैं हूँ। और ये कोर्स करने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, पहले कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि मतलब कैसे डील करने का है, डॉक्यूमेंट कैसे देखने का है, 7/12 कैसे देखने का है, म्यूटेशन इंटरेस्ट क्या होती है, कुछ पता नहीं होता था। जब मैंने एक और ज्वाइन किया, तब मुझे बहुत ही मतलब इतना कॉन्फिडेंस आया कि अभी मैं मतलब 50 करोड़ की भी डील कर सकता हूँ। पहले मतलब लाख की डील करने के लिए भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था। अभी इतनी कॉन्फिडेंस बढ़ गए। और भी मेरी 2-4 डील चल रही है। तो मतलब सर, मुझे उद्योग वर्धन से मैंने और भी 2-4 कोर्स किए हैं। तो अभी मैं ऑनलाइन भी करना चाहता हूँ, पर मेरा EDP चल रहा है, इसलिए मैं अभी ऑनलाइन में भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए वो भी मैं करना चाहता हूँ। और अभी मेरी 2-3 डील सर अभी चल रही है, वो भी 5-6 करोड़ की है। एक पहले मतलब मैंने की थी एक डील, तो कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कस्टमर ऐसे बोलते थे कि वो क्वेश्चन पूछते थे और मैं ब्लैंक हो जाता था। अभी मैं उनको ऐसे मतलब मैं जब मैंने कोर्स किया है, तो मेरे पास मतलब इतना नॉलेज आया है कि अभी मैं उनको सब बोल सकता हूँ और वो सुनते हैं। हाँ, उनको बोला मैं इधर जाने का देखने के लिए, तो वो लोग आते, कॉल करते कि अभी चलो इधर देखने का है, उधर देखने का है। तो मतलब सर, इतना बेनिफिट हुआ है। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सर। और आपके साथ मैं ऐसे ही जुड़ा रहना चाहता हूँ। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू अमित जी। अमित, आप कहा बेसिकली आपने ये डील कहाँ क्लोज किया, कौन से लोकेशन में सर, किया? ये बेलगांव ढाका पे हुई है अभी। कल ही मेरा टोकन दिया है। ओके, एंड किस में नासिक। लैंड है क्या? लैंड है क्या? लैंड है सर, लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू अमित जी। थैंक अमित यू। जी, आप आपको को होस्ट किया है, आपके बारे में जस्ट चैट बॉक्स पे डिटेल शेयर कीजिए, सो दैट जिन लोगों को आपके साथ काम करना है वो जरूर आपसे कनेक्ट कर पाए। एंड ओके सर, ओके। फर्दर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सो डेफिनेटली आपसे कोई कनेक्ट कर पाए। ठीक, थैंक यू। अभी मैं सर, राज सर अभी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि सर, सोल सेलर कैसे बने, क्या होता है सोल सेलिंग? ओके। सोल सेलिंग होता है, कोई प्रोजेक्ट है, किसी बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो बिल्डर का प्रोजेक्ट बेचने का काम नहीं होता है, वो किसी ना किसी को ऑथोराइज करता है वो प्रोजेक्ट बेचने के लिए। एंड दैट इज कॉल्ड सोल सेलर। मतलब अगर बिल्डिंग बनी है, तो बिल्डर का काम है वो बिल्डिंग बनाना। वो कुछ परसेंटेज रख के बिल्डर को, सोल सेलर को देता है, जहाँ पे वो अपना मेहनत करके अपनी टीम बना के वो प्रोजेक्ट बेचता है। और इसमें काफी अच्छी आमदनी होती है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई नॉर्मल एजेंट है तो उसको 2, 2.5 से 3 टका कमीशन मिलता है एक फ्लैट बेचने पे, लेकिन जो सोल सेलर होता है उसको 4 से 5 टका, कभी कभी 8 टका तक का कमीशन होता है, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग बेचने वाला रहता है। बिल्डर को कोई भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसको सिर्फ माल बनाने का होता है और सोल सेलिंग वाला बेचता है। तो कभी कभी अगर अच्छा एक्सपर्टीज आदमी का उसमें आ जाए सोल सेलिंग में, तो वो महीने का लाखों रुपया कमा सकता है। ओके,
एंड सर अगला है कि सर बिल्डर को कैसे अप्रोच करें सोल सेलिंग। ये काम जो है ये थोड़ा ऐसा है कि आपकी पहले तो पहचान होनी चाहिए। बिल्डर को आप अप्रोच करोगे, कोई भी बिल्डर को आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो आपको काम क्यों देगा? कुछ तो आपके पास स्पेशलिटी होनी चाहिए। जैसे आपने इससे पहले कोई 10 फ्लैट बेचे होने चाहिए, 1 महीना भर में, 2 महीना भर में। तो आप उसको आपका परफॉर्मेंस दिखा के उससे मांग सकते हो, ये काम मुझे दे दो। आगे उसकी मर्जी है, बिल्डर की अप्रोच होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आपको काम क्यों देगा, वो लेवल पे पहले आप खड़े हो जाइए और फिर बिल्डर से मिलिए ना, क्यों नहीं मिलेंगे। और छोटे एरिया में अभी पूना तो इतना बड़ा एरिया है, इंडिया का 1 नंबर प्रॉपर्टी हब है पुणे। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पुणे में बिकती है। बहुत सारे एजेंट है, बहुत सारे सोल सेलर है। एक मेरा फ्रेंड है शैलेश भाई, वो महीने में 15 से 20 फ्लैट बेचता है। 3 टका भी एक फ्लैट के पीछे अगर उसको मिलता है तो देख लीजिए। और 6 लोगों की टीम है उसके साथ। हम्म। अगला है कि सर वुमन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है इस इंडस्ट्री में। रियल इस्टेट सेक्टर में कोई रोल ही नहीं है इसका। लेडीज है, जेंट्स है, कुछ मतलब नहीं है। आप कोई भी है काम कर सकते हो। मैंने कई लेडीज देखी है यहाँ पे जो जेंट्स से भी ज्यादा कमा सकते हैं। और एक बेनिफिट लेडीज को एक्स्ट्रा मिलता है, वो होता है लेडीज लोग हमेशा बात करने में पोलाइट होते हैं। वो लोग लोगों को जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। उनका तरीका ऐसे रहता है कि आप अगर लेडीज से बात करोगे तो आप जल्दी अटैच हो जाओगे। और यही वजह होती है कि लेडीज लोग अच्छी डील कर पाती है। और उनको करना चाहिए ये बिजनेस, बहुत सारे लेडीज कर रहे हैं और अच्छी आमदनी कर रहे हैं। आज ही मेरी एक मैडम है पहचान की, पुणे में। उनका प्लॉटिंग का काम चलता है और महीने में लाखों रुपए वो कमाते हैं। अगला है कि सर कॉलेज फ्रेशर इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं क्या रियल एस्टेट। क्यों नहीं? मैंने बताया हर कोई काम कर सकता है इस इंडस्ट्री में, लेकिन सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो पहले 5 साल में डील वील कुछ पता ही नहीं थे मेरे को, मैं सिर्फ भागते रहता था, लेकिन मैं हारा नहीं। 5 साल में बहुत सारे लोग तो बोलते थे मेरा खाने का प्रॉब्लम है, मैं दूसरे इंडस्ट्री में जाता हूँ, कोई नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं हारा नहीं। मैं काम करते रहा। आज की तारीख में नाम भी हुआ है, काम भी चलता है और पैसा भी आता है। लेकिन शुरुआत में जल्दी पैसा देखते हैं लोग कि रियल एस्टेट में बहुत बड़ा पैसा है। तो पैसा है तो उतना सीखना भी पड़ेगा। हम लोग दुनिया की सबसे महंगी चीज बेचते हैं। घर से महंगी कोई चीज कोई आदमी अपनी लाइफ में खरीदता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा है जो अपने आप को सेल्स पर्सन समझते हैं वो लोग भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। क्योंकि पूरा जो ये सिस्टम है रियल एस्टेट में काम करने का वो अलग है। और वो अगर आप सीखोगे तो क्यों नहीं टिकोगे, टिकोगे ना, काम करोगे, पैसा भी कमाओगे। ओके। सर अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है, मतलब इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज में काम करना चाहिए क्या नहीं, ऐसा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब मेरी तरफ से, मैंने कभी किया नहीं है और मैं बिलीव नहीं करता हूँ। इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है अभी। इंडिया में REIT आया है सेबी के गाइडेंस में, जो आपको इंटरनेशनल प्रॉपर्टी के मुकाबले उतना ही इनकम देता है। कुछ लोग मेरे को बताते हैं दुबई में भाई प्रॉपर्टी के प्राइस 2 साल में 3 साल में डबल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन रिस्क भी उतना बड़ा ही है ना वहाँ पे। आप क्या करोगे अगर कोई कुछ उधर हो गया, तो यहाँ से क्या करोगे? कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हो तो ये आपका बच्चा जैसा है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत सारे अपनी जिंदगी की आमदनी डाल देते हैं। तो ये अपने नजदीक रहेगी अच्छा है, अपने आजू बाजू में रहेगी अच्छा है। 2 रुपया कम मिलेगा, लेकिन सुकून से जियोगे। अगर आप कहीं और प्रॉपर्टी खरीदते हो और आप वहां पहुंच नहीं सकते हो, कुछ हो गया तो आप कुछ कर नहीं सकते। ये अपनी अपनी बात है। किसी के पास इतना पैसा है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता है जाने के बाद, तो वो आदमी भले इन्वेस्ट करे ना, वो ज्यादा कमाएगा। लेकिन आम आदमी के लिए ये बात गलत हो जाएगी। राइट। अगला है कि सर किस में रियल एस्टेट में किस में काम करे, मतलब। मैंने बताया कि आपको आपका सेगमेंट ढूंढना पड़ेगा, आपकी नीश ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसा बताऊं आपको कि 20 लाख मिनिमम, 15-20 लाख से कोई प्रॉपर्टी चालू होती है, नासिक में भी पुणे में भी। और मैक्सिमम प्राइस 50-60 लाख रुपए तक के बंगले देखे हैं हम लोगों ने। उसके ऊपर भी काम होता है। तो हर चीज का कस्टमर अलग है। पहली बात तो आपका रीच, आपका बात करने का तरीका।
ये सब चीजों से आप शुरुआत कीजिए। अगर आपके पास इतने बड़े लोग हैं जो आपको पहले ही दिन आप खड़े रहोगे और आपके कहने पे वो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो आपको उस सेगमेंट में काम करना चाहिए। जो नए लोग हैं, जैसे आपने अभी कॉलेज के बच्चे की बात की, अगर उसको स्टार्ट करना है तो उसको जीरो से हीरो बनना है, तो पहले जीरो से फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट। तो उस तरीके से उसको करना पड़ेगा धीरे धीरे, और काम सबके लिए मिलता है, यहाँ पे काम होता है। तो सेगमेंट एक ऐसी चीज है, नीश ढूंढना एक ऐसी चीज है जिसका पूरा 2 घंटे का सेशन हम लोग लेते हैं। ओके सर, अगला है कि एक ऑडियंस में एक पर्सन है जिनका 49+ एज है, तो वो भी एंट्री कर सकते हैं, काम कर सकते हैं सेगमेंट में? यस यस, क्यों नहीं। मेरे पास एक अग्रवाल साहब आए थे। वो पुणे में इसलिए शिफ्ट हुए थे कि उनके बच्चों को आईटी में जॉब मिला था। वो महाराष्ट्र के बाहर से आए थे, मेरे ख्याल से इंदौर से आए थे। और वो मेरे पास आए थे कि सर मैं घर में नहीं बैठना चाहता, मेरे को कुछ काम करने का, आप मेरे को अपने साथ में लीजिए। मेरे साथ में उन्होंने 3 से 4 महीना काम किया, सिर्फ सीखे। अभी वो वेस्टर्न पुणे में काम करते हैं। महीने में 1 से 2 प्रॉपर्टी बेचते हैं। एवरेज इनकम उनका 3 से 4 लाख होता है। तो हर एक के लिए पॉसिबिलिटी है, सिर्फ आपको सीखना पड़ेगा। मैं एक हमेशा कहावत कहता हूँ, जो शिकेल तो टिकेल, वाचेल तो वाचेल, अडेल तो पडेल, चढेल तो घडेल, आणि गुरु करेल तो तरेल। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर एक के लाइफ में एक गुरु होना चाहिए। किताबें पढ़ के जो बातें मालूम पड़ती है वो किताबों तक की ही है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी के साथ में काम करना पड़ेगा। हम्म, यस। अगला है कि सर इसमें पार्ट टाइम काम कर सकते हैं? क्यों नहीं, श्योर कर सकते हो। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम करने से भी अच्छा वो लोग अपना काम करते हैं। आईटी वाले हैं, कोई कंपनी में काम करने वाले हैं, एक रेलवे में काम करने वाला बंदा है। ये लोग सारे मेरे साथ में काम कर रहे हैं। इनका बेनिफिट ऐसा है कि ये सिर्फ मेरे को कस्टमर प्रोवाइड करते हैं और मैं इनको कुछ ना कुछ देते रहता हूँ। पूरी हाँ। टाइम मेहनत करने की जरूरत नहीं है इनको। इनके पास कस्टमर है, सिर्फ कस्टमर ही तो मेन है। कोई घर खरीदने वाला मिल जाए तो बेचने के लिए तो अपने पास घर होते हैं। तो जो भी चाहिए पार्ट टाइम करना चाहता है उसके लिए आसान तरीका है कि आप कस्टमर ढूंढो, किसी के साथ में अटैचमेंट रखो, किसी के साथ में ज्वाइनिंग करो फर्म में, उनके साथ में काम करो। आपको कस्टमर मिलेंगे, वो कस्टमर के साथ में आप घूमेंगे, तो धीरे धीरे आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक्सपर्ट आदमी के साथ में काम करते करते। हम्म। अगला है कि सर आपके साथ काम करना है तो कर सकते हैं क्या, कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या? मेरे साथ काम कर सकते हैं। मैं पुणे में ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन पुणे के अलावा मेरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टीज का काम करता हूँ मैं, लैंड्स वगैरह का। नगर में मैंने एक प्रॉपर्टी का डील किया है। तो जैसे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। इसके अलावा हम लोग अच्छे सीपी करके काम करते हैं। महीने में मैं और मेरी टीम मिला के 3 से 4 डील करते हैं। शांति से काम होता है। हम लोग कस्टमर को पहले ही दिन में टटोल लेता हूँ कि ये कस्टमर के साथ में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, बढ़ना है आगे। क्या होता है, हर कस्टमर को पहले कॉल में ही समझ में मेरे को आ जाता है कि एक फॉर्म में भेजता हूँ उनको, जैसे मैं टेम्पलेट सिखाने वाला हूँ। वो टेम्पलेट भेजने के बाद अगर कस्टमर जीनियन है और उसके पास पूरी तैयारी है तो उसके पीछे काम करके फायदा है। नहीं तो बहुत सारे टाइम पे लोग भी हमको घुमाते हैं, अपना नॉलेज कम रहता है, हम भी उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। मेरे शुरू के दिनों में ये सारी चीजें मेरे साथ में हुई है। अभी एक 15 साल का एक्सपीरियंस है, हर चीज से सीखा हूं मैं, इसीलिए थोड़ा आगे निकल गया हूँ। हम्म, अगला है कि एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं, उनके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। रियल इस्टेट में कई बिल्डर ऐसे होते हैं जिनके पास लोगों की जरूरत होती है। पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, अगर वो एमबीए फाइनेंस है। तो रियल एस्टेट में फाइनेंस सेक्टर भी एक ऐसा है कि लोगों को साथ में आप काम कर सकते हैं। और रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है कि आपको किसी को घर दिलाना है, ये लोगों के बेटरमेंट का काम है, लोगों के आशीर्वाद आपको मिलते हैं इस चीज से। तो कोई भी आके काम कर सकता है, सिर्फ सीखना पड़ेगा, ये बड़ी बात है। नहीं तो धक्के बहुत खाने पड़ते हैं। और मैंने कई लोगों को देखा है। एक मेरा फ्रेंड था, इंजीनियर था, आईटी में काम करता था, प्रॉपर्टी में पैसा दे के बिजनेस चालू किया। 2-3 साल तक अच्छा काम किया उनके साथ में मैंने भी। और फिर अचानक एक दिन फोन किया, उसके एरिया का कुछ लीड मेरे पास था तो बात किया। तो बोलता है सर मैं अभी काम नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता है? बोलता है बहुत तकलीफ है। तो ये आपको अगर फाइनेंस समझ में नहीं आया तो ये लाइन में काम करके फायदा नहीं है। उसको वही चीज समझ में नहीं आई, ये तो फाइनेंस का बंदा है, ये कर सकता है, बहुत अच्छा काम कर सकता है।
राइट। एंड सर, आप मतलब आपने अभी जो बताया, तो बेसिकली सर कोई लोगों को धक्के क्यों खाते हैं इस इंडस्ट्री में, मतलब क्या चीजें गलत होती है? धक्के इसलिए खाते हैं कि सीखने की आदत नहीं होती, उनका एनालिसिस कम पड़ जाता है। हर चीज के पीछे एक एनालिसिस होता है, कोई कस्टमर है उसके पीछे भी, प्रॉपर्टी के पीछे भी, आपके पूरे प्रोसेस के पीछे भी। तो वो सीखते रहना पड़ता है। और सीखने के बावजूद भी रेशो, मार्केट में एक बड़ी कंपनी है, पूरे इंडिया में उनके ऑफिस है, सब कुछ है, उनका रेशो 100:1 है। मेरा रेशियो है 25:30:1। ये क्यों है? क्योंकि मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, मैंने अभी पूरे इंडस्ट्री को समझा है, किसके पीछे भागने का और किसके पीछे नहीं भागने का, इसके लिए भी समझने के लिए टाइम लगता है। तो टाइम देना पड़ेगा, आपको रोज एक्सपीरियंस करना पड़ेगा हर चीज को, और उसमें से अच्छा बेटरमेंट करते करते आप आगे बढ़ सकते हो। यस। यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ऑडियंस में और किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हो, या आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। चैट बॉक्स भी ओपन है, आप अगर पूछ अनम्यूट करके पूछना चाहते हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो, एंड मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। सो और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए। ये जो प्रोग्राम है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट प्रोग्राम, ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 9 जुलाई से। एंड इसका 4 वीक्स ड्यूरेशन है। मंडे टू फ्राइडे ये एवरी डे होगा, एंड 7:30 to 9 इस टाइम में ये सेशंस होंगे। सो लाइव सेशंस है, बट अलॉन्ग विद आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिलता है, सो दैट अगर आपको कोई सेशन मिस होता है या आपको रिवाइज करना है तो आप हर एक सेशन का आप रिकॉर्डिंग भी आप रिवाइज कर सकते हो। आपको हम कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जो प्रेजेंटेशंस यूज होते हैं वो भी हम आपको शेयर करते हैं। एंड बेसिकली आपको कोर्स के बाद एक सर्टिफिकेट भी हम इशू करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको इस बिजनेस में यूज होता है। एंड ऐसा सर्टिफिकेट आपको हम शेयर करेंगे, तो ये सर्टिफिकेट भी आपको बहुत यूज होगा आगे आपके इस करियर में। तो आपको कोई भी, आप अगर प्रोफेशनल अप्रोच से करते हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हो, तो आप काफी अच्छा इसमें बिजनेस कर सकते हो, एंड काफी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें कर सकते हो। अच्छे माइंडसेट से करो, अच्छे स्किल सेट से करो, सो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। लीगल, टेक्निकल, मार्केटिंग का नॉलेज, सारी चीजें होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। 4 वीक्स इसका ड्यूरेशन है, सिर्फ 6,300 फीस है। अगर आप ये प्रोग्राम कहीं और देखो, तो ये प्रोग्राम इज अबाउट 20 to 30,000 इसका वैल्यू होता है। बट हमारा उद्योग वर्धिनी का पर्पस यही होता है कि सारे लोगों तक ये प्रोग्राम्स पहुंचे, ये नॉलेज पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, एंड ऑनलाइन के द्वारा पूरे इंडिया के लोग इसमें जुड़ते हैं। तो यही पर्पस होता है हमारा, एंड इसके लिए हमने फीस इसका कम एंड पे रखते हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, सारे लोगों के लिए ये कन्वीनियंट है जुड़ने के लिए। सो ये 6,300 फीस है, एंड आपको जो रजिस्ट्रेशन है आपको इमिडिएटली ऑनलाइन करना है। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए उद्योग वर्धिनी, सो दैट आपको हमारे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट देख सकते हो। हम अलग अलग टॉपिक्स पे कंटेंट डालते हैं। एंड आज का जो वेबिनार है, ये भी आज का वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। सो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, आप यहाँ पे देख सकते हो। किरण चौहान सर, जो काफी बड़े रियल एस्टेट में काम करते हैं, आज 1,000 एकड़ से ज्यादा उनका लैंड होल्डिंग हो चुका है, तो वो हमारे पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने प्रोग्राम किया था। सो बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, वो उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज में आप देख सकते हो। एंड उद्योग वर्धिनी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए, udyogvardhini.com। हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं जहाँ पे प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। तो हमारे सारे, हम 1995 से काम कर रहे हैं, और हमें 5 नेशनल अवार्ड्स भी मिले। सो हम सोशल वे में इस इंडस्ट्री को देखते हैं, सोशली हम इसमें काम करते हैं, एंड हमारा पर्पस यही है कि डेमोक्रेटाइज करें एंटरप्रेन्योरशिप को। सो 1995 से हम काम कर रहे हैं, हमें 5 नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो, एंड हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, तो ये सारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। हम एंटरप्रेन्योरशिप में काम करते हैं, हम सोलर में काम करते हैं, एक्सपोर्ट में करते हैं, फूड इंडस्ट्री में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, हॉस्पिटैलिटी में है, फिर स्टॉक मार्केट में है। तो ऐसे सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्रोमिनेंट बिजनेस
इनकम अपॉर्चुनिटीज है वो सारे इसमें हम काम करते हैं। सो आप जरूर इस प्रोग्राम के लिए ज्वाइन कीजिए। लैंग्वेज इसका हिंदी में होगा, ये पूरा प्रोग्राम हिंदी में हम कंडक्ट करेंगे। देर वोंट बी एनी हार्ड कॉपी, हार्ड बुक्स आपको, हार्ड कोर्स मटेरियल नहीं देगा आपको, जो भी रहेगा वो सॉफ्ट कॉपी में हम आपको शेयर करेंगे, आपको ईमेल पे रहेंगे। एंड जो भी कोर्स कंटेंट है, जो भी रिकॉर्डिंग्स है प्रोग्राम के बाद, जो भी लाइव सेशंस का रिकॉर्डिंग है वो भी हम आपको वाया गूगल ड्राइव शेयर करते हैं। प्रोग्राम के बाद आपको लाइफ टाइम सपोर्ट होता है। आज भी हमारे 1995 के पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं। सो आपको हमारा जो भी कम्युनिटी एक्सपीरियंस है, जो भी हमारा नेटवर्क है, वो आपको यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। जरूर हम जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, हम हमेशा आपके लिए है। 4 वीक्स का ये प्रोग्राम है। ये पूरा प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन है एंड इसमें मेंटर्स अलग अलग जगह से जुड़ते हैं एंड जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी पूरे इंडिया के अलग अलग लोकेशन से जुड़ते हैं। सो ये पूरा लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है एंड आपका इस प्रोग्राम में जो नेटवर्क बिल्ड होगा वो बहुत आपको लाइफ टाइम यूज होगा, क्योंकि ये सबसे आपका एक बॉन्ड बन चुका होता है। एंड हमने देखा है कि हमारे जितने भी प्रीवियस बैचेस है तो सारे लोग एक दूसरे से लाइफ टाइम कनेक्टेड हो जाते हैं एंड पूरे इंडिया में उनका एक नेटवर्क बन जाता है। सो आप जरूर इस प्रोग्राम का बेनिफिट लीजिए एंड आपका एक नेटवर्क भी आप डे वन से स्टार्ट कर सकते हो। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच राज जगताप सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस एंड थैंक यू ऑल ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस लाइव। सर एक ही मिनट, आप देख सकते हो मेरे को, जरा मेन फोकस में लाएंगे तो दिखेगा इनको पीछे कि मैं भी हाँ, आप लोगों का ही स्टूडेंट हूँ। आज से राइट। 10 साल पहले मैंने एक कोर्स किया था और आपके ही थ्रू किया था। एंड थैंक्स यू ऑल, उद्योग वर्धिनी, टू गिविंग अपॉर्चुनिटी टू मी। करेक्ट, करेक्ट, यस, थैंक यू सर। आप पुणे में आपने ये प्रोग्राम किया था एंड जैसे कि कितने साल से सर हमारे साथ कनेक्टेड है एंड अभी इतना एक्सपीरियंस है, इतना तजुर्बा हो चुका है सर का कि नाउ वो इतने डील्स करने के बाद, इतना एक्सपीरियंस करने के बाद वो आज हमारे साथ एज अ मेंटोर जुड़े हुए हैं। आज इस प्रोग्राम में और एक जो मेंटोर है विवेक मिश्रा सर, वो भी हमारे आई थिंक 2001 के पार्टिसिपेंट है। वो भी इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आज हमारे यहाँ पे एज अ मेंटर वो भी हमें गाइड करते हैं। विवेक मिश्रा सर है, राज जगताप सर है। सो हमारा बहुत नेटवर्क, आपका कम्युनिटी बहुत अच्छा आपको मिलेगा इसमें। सारे मेंटर्स एक अच्छे भावना से जुड़ते हैं एंड आपको पूरा नॉलेज आपको शेयर करते हैं, जो उनके इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको एक जिस्ट में शेयर करते हैं, सो दैट आप अगर कल इंडस्ट्री में आते हो तो आपको डे वन से आपका बिजनेस शुरू हो पाए, आपको जो भी डिफिकल्टीज इन्होंने फेस किए वो आपको ना फेस कर पाए। आप जरूर इनका फायदा लीजिए, इस नॉलेज का फायदा लीजिए, ये नेटवर्क का फायदा लीजिए एंड इस प्रोग्राम में जुड़िए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। मैंने जो लिंक है इस प्रोग्राम का वो शेयर किया है चैट बॉक्स पे, वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। 9 जुलाई से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है एंड जो अगर हमको हमें कांटेक्ट करना है तो आप हमारे इस नंबर पे जाके कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबडी।